Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 20, Figures of Speech, Language to Literature. Topics to be covered in this session are introduction, euphemism, hyperbole, eulogy and understatement. So in this unit, in this session we are going to discuss certain literary device in which the writer says more or less than what he really means. यहाँ पर एक्चुअली हम आज वो चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ राइटर कम बोलता है और बहुत कुछ कह देता है, या बहुत बोलता है और बहुत कम कहना चाहता है. ये सेशन के बाद यू विल हैव बिकम फेमिलियर विद द लिटरेरी डिवाइसेस, that is euphemism, hyperbole, eulogy and understatement. It is paradoxical but true that one emphasizes a truth by an overstatement and also by an understatement. In this session we are going to discuss the use of exaggeration and restraint in language. Figure of speech such as euphemism, hyperbole, eulogy and understatement can produce a variety of effects not possible through a literal use of language. जो एक नॉर्मल लैंग्वेज के थ्रू पॉसिबल नहीं है वो सब चीज़ें हम आज इसमें सीख पाएंगे, जहाँ पर ये इस यूफेमिज्म हो चाहे हाइपरबोल, यूलॉजी या अंडरस्टेटमेंट कुछ ऐसे इफेक्ट दिखाते हैं जो एक नॉर्मल एक लिटरल यूज ऑफ लैंग्वेज से आप पॉसिबल नहीं हो सकता है. सो let us start with euphemism. Euphemism is the substitution of an inoffensive expression for something that is explicitly offensive. Example, pass away or fall asleep for die. Examples अगर हम लें तो some examples of euphemism. He went to his eternal reward. तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत inoffensive लगता है अगर हम उसे साफ साफ कह दें. अगर डाई बोलने से बेटर ये है कि इटर्नल रिवॉर्ड, जैसे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो उस बात को सब्स्टिट्यूट करें और थोड़ा सा वो इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन लगे, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव है अगर हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, तो यहाँ हम उसको थोड़ा सा इनऑफेंसिव वे में बात कर पाएँ. ही वेंट टू हिज इटर्नल रिवॉर्ड. द मोर्टिशियन अंडरटेकर took him his body, that means to his final resting place, that is a cemetery. So अगर हम बात करें इस तरीके से साफ साफ शब्दों में तो कई बार थोड़ा सा ये ऑड या फिर एक्सप्लिसिटली ऑफेंसिव सिचुएशंस लगती हैं, तो इनके लिए हमने इनऑफेंसिव से एक्सप्रेशंस कुछ यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं को हम यूफेमिज्म का नाम देते हैं. एक पैसेज में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी जो बहुत अच्छा इस चीज़ का एग्जाम्पल रहेगा. While freely conceding that the majority party governments exhibit certain features which the humanitarians may be inclined to deplore, we must agree that a certain curtailment of the rights to political opposition is an unavoidable concomitant of transitional periods, and that the rigors which the people are called upon to undergo are amply justified in the sphere of concrete achievements. So आगे बात करते हैं हाइपरबोल की. नेक्स्ट वन, हाइपरबोल क्या है, इसमें एग्जैजरेशन हम कर देते हैं या फिर ओवर स्टेटमेंट. कई बार ये बहुत कॉमिक इफेक्ट देता है या कई बार बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए भी हम इस तरीके का एग्जैजरेशन या ओवर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. इसको हम लिटरल फॉर्म में नहीं ले सकते हैं बिकॉज इट इज़ टोटली द एग्जैजरेशन ऑफ द स्टेटमेंट. ओवर स्टेटमेंट हम करते हैं यहाँ पर. एग्जाम्पल, द स्टोरी वुड बम योर ईयर्स ऑफ. सो बर्न अगर आप कर देंगे, आपके ईयर्स तो बर्न नहीं हो पाएंगे कोई स्टोरी सुन के ऑब्वियसली. ये अगर हम दिखाना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोरिंग स्टोरी थी या बहुत ज़्यादा दिमाग आपका बहुत बोरियत फील होगी आपको, उस चीज़ के लिए हमने बर्न योर ईयर्स ऑफ जैसे एक कुछ फ्रेज का यूज़ किया जो एक ओवर स्टेटमेंट है या कॉमिक इफेक्ट दे रहा है यहाँ पर. ही किक द बॉल स्काई हाई. कभी भी बॉल स्काई हाई नहीं जा सकती. अगेन इट्स अ ड्रामेटिक इफेक्ट, ओवर स्टेटमेंट. द स्वीट म्यूजिक रोज एंड टच द फार्देस्ट स्टार. Naturally, the story would not burn off one's ears, nor would the ball be kicked up to the skies.
These exaggerated statements help to emphasize what is being said. So इस तरीके से एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा एग्जैजरेशन आप चीज़ों का कर देते हैं, तब इस तरीके के सिचुएशंस आते हैं. अगर हम देखें तो देर इज़ नो प्लीजिंग अ लॉन फ्रीक, ये बहुत ही अच्छी एक स्टोरी जो है एमा बॉम्बेक की, देर इज़ नो प्लीजिंग अ लॉन फ्रीक, जहाँ उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस तरीके के एग्जैजरेशन का यूज़ किया. इस पैसेज में आप देखेंगे ओपनिंग सेंटेंस आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ करेगा टू द सब्जेक्ट, दैट इज़ लिविंग विद अ हस्बैंड ऑब्सेस्ड विद हिज लॉन. एक लेडी हैं जो अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं और उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं लॉन को लेकर. Thereafter, the writer makes exaggerated statements to bring out this fondness for a lawn. For instance, a man is considered masculine only if he can grow a lawn that is free of fungus. Her husband's moods remain irritable irrespective of whether grass is growing or not. In either case, he is busy finding out ways and means of growing it or trimming it. In his excitement, he does not mind abusing the neighbor's dogs who over-fertilize it sometimes. His mind is not detracted from his lawn even once. So आप देख सकेंगे यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने इस चीज़ का एग्जैजरेशन करके उसको हाइपरबोल का नाम दिया. और फॉल्स हाइपरबोल के बारे में अगर बात करें तो नो हाइपरबोल इज इंटेंडेड टू बी टेकन लिटरली. We can call it false when the exaggeration is carried to an extreme, as in the example. It stands there, the acme, the climax, the supremest possibility in art or nature of bewildering, intoxicating, intolerable magnificence. One cannot make the words strong enough. यूलॉजी की बात करें तो यूलॉजी इज अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग कंटेनिंग हाई प्रेज ऑफ अ पर्सन और हिज क्वालिटी. यूलॉजी हम किसी की बहुत ज़्यादा प्रेज में या पर्सन के या क्वालिटीज़ को लेकर हम लिखते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर वर्ड्सवर्थ ने ये लिखा जो उन्होंने मिल्टन की प्रेज में लिखा. मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, शी इज़ अ फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर्स, altar, sword and pen, fireside, the heroic wealth of hall and bower, have fortified their ancient English dower of inward happiness. We are selfish men. Oh, raise us up, return to us again, and give us manners, virtue, freedom, and power. Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea, put as a naked heavens, majestic free. So didst thou travel on life's common way in cheerful godliness, and yet thy heart lowliest duties on herself did lay. तो इन्होंने पूरी पोएम जो है वो मिल्टन की प्रेज में उनकी क्वालिटीज़ में लिखी है वर्ड्सवर्थ ने. At the time Wordsworth wrote this sonnet in 1802, the conditions of England were far from satisfactory. People had lost their capacity for happiness. Clergymen, writers and soldiers had become corrupt. That is why Wordsworth called upon Milton to guide them. Not so much in his capacity as a poet, but as a public-spirited man who had strong character and noble ideas, had fearlessly fought for liberty. Milton, alone, Wordsworth says, could teach them manner, virtue, freedom and power. The views expressed in Milton's poems and pamphlets had a great effect on the people. He was also humble to the core as he performed even lowly duties for society. वर्ड्सवर्थ चाहते थे कि मिल्टन जो है वो रिफॉर्म कर दें 19th सेंचुरी के लोगों को, क्योंकि उनका 17th सेंचुरी के लोगों पर भी काफ़ी प्रभाव इन्फ्लुएंशियल रहे वो. इसीलिए वो चाहते थे कि 19th सेंचुरी में भी लोगों को इस तरीके से बदल दें. ऐसे ही एलेजी फॉर जेन बाय थियोडर रोथिक, दीज आर अगेन अ वेरी गुड लाइन्स. यहाँ पे प्रेज जो है वो डायरेक्ट नहीं है, थोड़ी सी सटल है. आप देखें अगर, I remember the neck curls, limp and damp as tendrils, and a quick look, a sidelong pictorial smile, and how one startled into talk, light syllables
leaped for her, and she balanced in the delight of her thought. A wren happy tail into the wind, her song trembling the twigs and small branches. The shade sang with her, the leaves and their whispers turned to kissing, and the mole sang in the bleached valleys under the rose. इस एलिजी में रोथकी ने जेन्स की फिजिकल और मेंटल ट्रेड्स को यहाँ पे एनलिस्ट किया है. उनके नेक कर्ल्स जो हैं बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक द कर्लिंग स्टेम्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स. शी गिव क्विक लुक्स एंड स्माइल लाइक अ पिकरल. She did not seem to be a talker but have started talking. She started talking in a thoughtful and melodious voice. Her voice can be compared to the song of a wren which shakes the twigs, the small branches, the shade, the leaves, and even the ground underneath. Notice that the speaker described the bird's song at length. Such a metaphorical description helps us to understand Jane's mental accomplishments in a more effective manner. This would not have been possible by the use of ordinary literal language. So अब नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं अंडरस्टेटमेंट. जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, इट इज़ विच इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्सप्रेस द फैक्ट्स और द फीलिंग्स विद फुल फोर्स. बात करें अगर राइट की, बैड टू मैन रादर गुड, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, नॉट बैड का मतलब अगर हम देखें तो दैट मीन्स रादर गुड. द लैंग्वेज फील टेल्स अस लेस देन द ट्रूथ टू एम्फसाइज अ पॉइंट. आपको बहुत सारे ऐसे रोज की आप देखें अगर थोड़ा सा, तो आपको रोज़ ही आपको न्यूमरस एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और डीह्यूमनाइजिंग लैंग्वेज के, जिनमें बहुत ही बड़ी एक आयरॉनिक ट्विस्ट है इन अ मिलिट्री पॉलिटिकल रिटोरिक. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर, पॉसिबली द डेथ्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड. यहाँ पर आप देख सकें तो बहुत सारे मिलियन ऑफ लोगों का डेथ इन्वॉल्व है. Pacification of the peasant population has been carried out. That means peasants have been machine gunned, their villages bombed, the cattle destroyed, unreliable elements have been eliminated, those opposing the government have been killed. So there are significant signs of recovery in the economy. यहाँ पर आप देखें तो बैंक प्रॉफिट का इंक्रीज दिखाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट वर्सन्स, the reallocation of the workers has been smoothly effected. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 of people have been uprooted from their homes, many separated from their wives and children. So एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टेटमेंट का. As you have seen कि किस तरीके से ये टेक्निक एम्प्लॉय की जाती है. The man he killed by Thomas Hardy again, it's a very good example. यहाँ पे आप देखेंगे नो ट्रेसेस ऑफ कलरफुल एडजेक्टिव्स एंड इमोशनल वर्ड्स इन द पोएम. डायरेक्ट वे में स्पीकर ने रिलेट किया है कि कैसे ही शॉट अ मैन ऑफ द अपोजिंग इन्फेंट्री एंड हिज डिटैच कमेंट्स ऑन वॉर एम्फसाइज द इनसिग्निफिकेंस ऑफ मैन इन द लार्जर प्लान ऑफ द यूनिवर्स. सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो येस, क्वेंट एंड क्यूरियस वॉर इज यू शूट अ फेलो डाउन, you would treat if a met where any bar is, or help to half a crown. So यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया जहाँ पे अंडरस्टेटमेंट्स का इस्तेमाल हुआ. Now I am giving you passage here, lines from John Wayne's poem, a song from Major Etherly. You have to point out the words that are written casually, बट उनका बहुत ही सीरियस मीनिंग है, बट अंडरस्टेटमेंट के तौर पर बहुत ही कैजुअल वे में लिखा गया है और इस तरीके के इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं जैसे कि वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट लग रहा है. सो आई विल रीड इट फॉर यू हियर. गुड न्यूज़, इट सीम्स ही लव्ड देम आफ्टर ऑल. हिज ऑर्डर्स वर टू फ्राई देयर बोन्स टू ऐश. ही कैरिड अप द बॉम्ब एंड लेट इट फॉल, एंड देन हिज ऑर्डर्स वर टू टेक द कैश. हीरोज पैशन. सो यहाँ आप देख पाएंगे कि किस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने यूलॉजी या अंडरस्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया है.
तो आप इनमें से फाइंड आउट करिए कि ओवर स्टेटमेंट कहाँ पे इस्तेमाल हुई है और कहाँ पे अंडर स्टेटमेंट का इस्तेमाल है, यहाँ पर कहाँ एग्जैजरेशन आपको मिला चीज़ों का. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट द 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जहाँ आपने यूलॉजी, यूफेमिज्म, हाइपरबोला, अंडर स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, जो बहुत ही एग्जाम्पल रहे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे. और यहाँ आप बहुत ही राइटिंग को अपने इफेक्टिव बनाने के लिए इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर पाते हैं, जहाँ ये बहुत ही इम्पैक्ट अच्छा देते हैं और एक रीडर को उस चीज़ों को खुद समझने में और बहुत ज़्यादा इस तरीके का इफेक्ट देते हैं जो एक नॉर्मल जो एक सेंटेंस है, नॉर्मल राइटिंग नहीं दे पाती है. So this is all about this session. That is all about this session. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. We learning.